कुछ लोग कहते हैं जी इस्लामी दुनिया को एक होना चाहिए, तुम अलग एक खुद मुख्तार कश्मीर एक अलग यानी जमात बनाते हो। मैं कहता हूँ जिस दिन ये 54 मुल्क एक हो गया 55वां, मैं डेफिनेटली आंखें बंद करके एक हो जाऊंगा। अभी कश्मीर में एक और नौजवान भटक गया। पिछले 28 साल में 21,000 नौजवान भटक चुके हैं कश्मीर में। साल के लगभग 750 भटक जाते हैं, तो लगभग दिन के 2 आप समझ लो भटकते हैं नौजवान। हाँ, फिर उन्हें आर्मी वाले हैं वो सही रास्ते पे लेके आते हैं कब्रिस्तान के। तो अहमद दार ने भी बॉम्ब ब्लास्ट किया पुलवामा में, 44 हमारे जवान शहीद हुए। और आप देखो, जब भी हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक होता है ना, उसको वाइट वॉश करने के लिए उसकी इंटेंशन, उसके पीछे क्या कारण था, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसके बाद टेररिस्टों को ह्यूमनाइज किया जाता है, ऐसे देखा जाता है कि ये हमारे जैसे ही तो हैं। अहमद दार पुलवामा वाला क्रांतिकारी, उसका बोला कि वो धोनी के फैन थे। अगर मसूद अजहर के होते तो शायद क्रिकेट खेलते। उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं यार। बुरहान वानी सन ऑफ हेडमास्टर, यार जो जवान मरा उसके पेरेंट्स के इंटरव्यू ले लो। अब टेररिस्ट के पेरेंट्स से पूछा जाएगा। एक सब्जार अहमद थे बुरहान वानी के फ्रेंड, वो मरे, उनके बारे में लिखते हैं, ओ रिजेक्टेड बाय लवर्स फैमिली, ही टुक टू टेररिज्म। मतलब यहाँ हम रिजेक्ट होते तो हमने तो गिटार उठाते हैं, इन्होंने AK-47 उठा ली। उसके बाद फोटो खिंचा रहे हैं कि इससे इंप्रेस होंगी लड़कियां हैं, उनके परिवार। और कैसे लड़की वाले परिवार खुश होंगे आपसे? आप देखो ना, 9 फरवरी को आप अफजल गुरु डे मनाते हो, 11 फरवरी को मकबूल भट्ट को याद करते हो। तो जिन तारीखों पे पूरा देश वैलेंटाइंस वीक मना रहा होता है, अपना चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, तब आप जिहादियों को मिस कर रहे हो। तो कौन लड़की वाला अपनी बच्ची देगा आपको? और फिर आप कहते हो डायलॉग से सॉल्व हो सकता है, तो यार सब्जार से तो डायलॉग करना चाहिए था। मैं वो लेके जाती डल लेक में, बोटिंग करते, हीलिंग टच देती, समझाती बच्चे को, लॉट ऑफ फिशेज इन दी पॉन्ड। उमर अब्दुल्ला खाली रहते हैं पूरे दिन ट्विटर पे, वो डायलॉग कर लेते हैं, उनको तो बहुत शौक है। एक AMU के स्कॉलर थे मोहम्मद रफ़ी भट्ट, उन्होंने ज्वाइन कर ली हिजबुल मुजाहिदीन। एक तो स्कॉलर यार, जो भी बंदा भारत के टुकड़े बोले, अफजल गुरु का फ़ैन हो, वो ऑटोमेटिकली स्कॉलर हो जाता है हिंदुस्तान। उसके बारे में बोलते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन स्कॉलर। और वाकई वो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे, वो गन भी साइलेंसर वाली यूज़ करते थे कि शोर ना हो। बम ब्लास्ट नहीं किया इसलिए, उसमें तो शोर होता है। बहुत सॉफ्ट स्पोकन। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करते थे तो नीचे ऑटोमेटिकली सबटाइटल लिखे हुए आ जाते थे। डिजिटल क्लॉक यूज करी हमेशा, बिकॉज सुई वैली में तो शोर होता है बहुत। और मैंने नोटिस किया यार, ज्यादातर टेररिस्ट सॉफ्ट स्पोकन ही है। बिट्टा कराटे 20 कश्मीरी पंडित मारे, एडमिट किया उसने टेप पे। देखो कितना सॉफ्ट स्पोकन है। सारा मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू। कहाँ निशाना ताकते थे? सर का कि दिल का? मैक्सिमम में सर का या हार्ट का लगा था। क्या लगता है आपको, क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। ओसामा बिन लादेन देख के लगता है यार, 9/11 लगता है कि सूफी संत लगता है देखने में। Mr. bin Laden, you have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? यसीन मलिक, 4 IAF ऑफिसर्स मारे इंडियन एयरफोर्स के, एडमिट किया टेप पे। If there is one shooting incident and 4 Air Force officers are killed and 2 women who are standing in the same bus queue are also killed, it stands to reason they're killed by the same person, isn't it? Nobody can accept that kind of, which I accept. Yes, we have started the armed struggle. I am not apologetic. कितना मीठा बोलता है। अच्छा, फांसी नहीं हुई इससे आज तक? मनमोहन सिंह से मिलने गया 2006 में, मैंने मनमोहन सिंह को बहुत कम हंसते हुए देखा है। तो सॉफ्ट स्पोकन तो है ही, मीठे तो हैं यार। फिर एक नई मक्कारी शुरू होती है। उनकी अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन शेहरा रशीद बोलती हैं कि बुरहान डिडंट यूज द गन,
एनकाउंटर में जब आर्मी ने गोली चलाई भी, ही डिडंट यूज द गन. Attacked anyone. Burhan Wani never killed anyone, never did a bomb attack, never did anything. But the Indian state created him. The Indian state by shooting him in a fake encounter. And I say fake encounter because he did not actually shoot. Even when he was killed, he did not shoot. तो AK-47 जो थी बुरहान के पास, वो क्या उसने टिंडर पे बंदी इम्प्रेस करने रखी थी कि वहां पे जो लड़कियां पत्थर मार रही हैं मैं गन लगाऊंगा, रब ने बना दी कश्मीरियत की जोड़ी. ये होली गुब्बारे फोड़ने रखी थी वो गन. तो क्या पर्पस क्या था? मतलब ये तो वही बात होगी, बुरहान वानी अगर तलवार लेके घूमता तो शेरा रशीद बताती है अरे वो तो केक काटने के लिए लेके घूमता है, वो रोज बर्थडे मनाता है दोस्तों. ये आर्गुमेंट दी जाएंगी. बोल रही है ही डिडंट यूज, मतलब एनकाउंटर में आर्मी ने गोली चलाई तब भी बुरहान ने बंदूक नहीं यूज करी. तो बुरहान गांधी था फिर तो वो. राजदीप ने खाम को उसको भगत सिंह से कंपेयर कर दिया. बुरहान गांधी था. कश्मीर जब आज़ाद हो तो करेंसी पे उसकी फोटो छाप लेना. जिन्ना की AMU में तस्वीर है, बुरहान की बनती है कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में, लगा लो फोटो. पाकिस्तान ने तो चला दी ट्रेन इंडिपेंडेंस डे पे अपनी उनकी फ़ोटो के साथ. फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार क्या सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिस चक्कर में ये लोग जो हैं वो बंदूकें उठा रहे हैं. मैं आपसे पूछता हूँ यार कि आप देखो, मोहम्मद गजनी ने 11वीं सदी में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा. फिर 15वीं सदी में सिकंदर बुटशिकान ने कश्मीर में मारतंड मंदिर तोड़ा. फिर बाबर ने राम मंदिर तोड़ा. औरंगज़ेब ने आपका काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बन रहा है. 21वीं सदी में तालिबान ने गौतम बुद्ध का स्टैचू तोड़ा. तो इन तीनों इंसिडेंट्स में क्या कॉमन है? एक 11वीं सदी, 17वीं सदी, 21वीं सदी, क्या सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉमन है इतने बड़े टाइम स्केल पे सिवाय उस सोच के? खिलजी आपका 13वीं सदी में जो था वो सेक्स स्लेव्स रखता था. औरतों को बंदी बना के रखा जाता था, उनका धर्म बदलवाया जाता था ज़बरदस्ती. उससे बचने के लिए औरतें जौहर कर लेती थी. आज 21वीं सदी में यज़दी जो हैं आईसिस के राज में, मोजुल में, यही तो कर रही हैं. एक बंदी ने अपने चेहरे पे आग लगा ली कि मैं अनअट्रैक्टिव हो जाऊं, मेरा रेप कर ही ना पाए, मन ही ना करें इनका. क्या कॉमन है? सेम ही तो चीज़ है. एक यज़दी सर्वाइवर है, आप सुनो क्या बोल रही है. ام چند زاروک و جن و زلام و همو والورج داختم عاد دين هر يكش ما بربانا ام تبرن وكا ام محكمة خود اسلامي او جدوانت هكاتي ام. तो पहले ऑप्शन दी जाती है कन्वर्ट और डाई, फिर फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और फिर बोला जाता है कि स्पॉल्स ऑफ वॉर जो है तो वी आर अलाउड टू रेप देम. باوانجی قانونك هبو هر سبيا وكا كشكات قوتن سبيا هجا بازابا هكا قردبانا اتكرنا مقراده هكا چند عشتي دبانت چونه بالوقت करना. मतलब कोई नई चीज थोड़ी हो रही है. जिन्ना ने जो 46 में किया डायरेक्ट एक्शन डे कि यार आई विल नेगोशिएट विद वायलेंस, मैं डराऊंगा, और ही सक्सीडेड, पाकिस्तान मिल गया. और 1990 में जो कश्मीर में हुआ दैट वाज डायरेक्ट एक्शन डे टू कि विल टेरराइज देम इनटू गिविंग अस व्हाट वी वांट. कश्मीरी पंडित 5 लाख मार के निकाले तो बरखा बोलती हैं कि कश्मीरी पंडित्स had monopolized all the jobs which created resentment. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent. मतलब कोई मुझे समझाए कि कश्मीरी पंडित वहाँ पे 3% थे. 3% जनता 100% जॉब्स कैसे मोनोपलाइज कर सकती है? मतलब ये तो वही बात हो गई, कोई बोले कि यार जैन लोगों ने हिंदुस्तान में सारे सरकारी जॉब मोनोपलाइज करे हुए हैं. यार ये कोई तुक बनती है क्या इस बात की? मतलब बरखा के जर्नलिज्म में लॉजिक और मैथ्स हराम है क्या? बिल्कुल. और आपका लॉजिक मान भी लूँ मैं, उन्होंने जॉब मोनोपलाइज कर रखे थे तो उनको निकाल दिए, सबको अब तो जॉब खाली हो गए. तो अब ये एक आर्ग्यूमेंट अब क्यों आ रही है कि यार वहाँ पे जॉब नहीं है कश्मीर में इसलिए भटक रहे हैं नौजवान, अब तो वो सारे जॉब खाली हैं. जब आपके कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट ने क्लियर कर दिया कि यार यहाँ पे
ना सिख रहेंगे ना हिंदू रहेंगे, दिस इज द लैंड ऑफ अल्लाह। तो यही लोग तो फैला रहे हैं मिलिटेंसी, तो इनको आप वाइट वॉश क्यों करते हो मीडिया वाले जो? मतलब कश्मीर के बारे में यार सॉफ्ट वर्ड्स यूज करके आपको गुमराह किया जाता है, जैसे कश्मीरियत। 5 लाख हिंदू पंडित वहां से मार के निकाल दिए, उसको बोलते हैं कश्मीरियत। तो क्या कश्मीर माइनस कश्मीरी हिंदू पंडित इक्वल टू कश्मीरियत? तो इस्लामियत क्या हुई फिर? तो ऐसे तो यार हर जगह कर देते हैं। फिर जहां भी वायलेंस होती है, तालिबान जो कर रहा है उसको अफगानियत बोल देते हैं, बोको हराम जो कर रहा है उसको सोमालियत बोलते हैं, ओसामा ने जो किया उसको अरेबियत बोल देते हैं, जैश ए मोहम्मद जो कर रहा है उसको बालाकोटियत बोलते हैं, हिज़्बुल मुजाहिदीन जो कर रहा है उसको लाहौरियत बोलते हैं, सिमी जो कर रहा है उसको हिंदुस्तानियत बोल देते हैं। हर टेररिस्ट ग्रुप का जो भी चल रही है ऐसी उनको लोकेशन ईयत बोल देते हैं अपना, जानबूझ के सॉफ्ट वर्ड्स। आप देखो 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाल दिए, नारे लगे निज़ाम मुस्तफ़ा, यहाँ रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, एक हाथ में कुरान दूसरे में राइफल, नारे तकबीर। इसको बोल रहे हैं आज़ादी की लड़ाई है, और ये जानबूझ के किया जाता है। टेररिज्म को एक पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस कर दिया, आज़ादी। जैसे आप देखो फैट लोगों को हेल्दी बोलते हैं ना, कि उन्हें बुरा ना लगे। फैट इज बैड फॉर हेल्थ, ज्यादा मोटा आदमी है दैट इज बैड फॉर हेल्थ, फैट। तो आपने क्या किया, फैट को हेल्दी बोल के एक नेगेटिव वर्ड को एक पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस कर दिया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? मैं आपको बोलूं कि यार समीर ना मेरा फ्रेंड हेल्दी है, आपने देखा नहीं समीर को, तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार वो तोंद वाला हेल्दी बोल रहा है या एब्स वाला हेल्दी बोल रहा है। तो आज़ादी पॉजिटिव वर्ड है सुनने में। तो जिनको कश्मीर मसला नहीं पता उनको आज़ादी फेंकते उनको लगता है हाँ कुछ यार अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे होंगे, वो आज़ादी बोल रहे हैं। पर आज़ादी इतना जेनरिक वर्ड है, कहीं भी यूज़ कर लो यार। कल को आप बोल देना ट्रिपल तलाक को निकाह से आज़ादी, निकाह हलाला को बोलना इज्जत से आज़ादी, गजनी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा उसको बोल दो मूर्ति पूजा से आज़ादी, 1990 में कश्मीरी पंडित मार के निकाले उसको बोल दो काफिरों से आज़ादी, PFI वाले आपके जो है वो हाथ काट देते हैं उसको बोल दो हाथ से आज़ादी, ISIS वाले गर्दन से आज़ादी देते हैं, और अहमद दार ने तो बम ब्लास्ट में चीथड़े उड़ा दी उसको बोल दो अंग अंग से आज़ादी। जिन्ना ने थोड़ी मारे 4000 लोग डायरेक्ट एक्शन डे में, उसने तो 4000 आत्माओं को बॉडी से आज़ादी दिलवाई। ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से आज़ादी दिलवाई थी। 370 को बोल दो अंबेडकर से आज़ादी, और 35A को बोल दो सेकुलरिज्म से आज़ादी। तो हर चीज़ को, खराब चीज़ को आज़ादी बोल के ही बेचते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि बगदादी ने गलत कर दी, ISIS में सीरिया मोसुल में लॉन्च करी, इंडिया में करता उसको भी आज़ादी की लड़ाई बोल के सपोर्ट कर देते हिंदुस्तान में। उसके बारे में लेख लिखे जाते, व्हाट prompted a soft spoken PhD scholar बगदादी to pick up the gun। मतलब आप देखो, अगर आप कैंसर को बोल दो आज़ादी, कैंसर इज बैड फॉर यू, उसको आप बोल दो आज़ादी। और एम्स में जो लोग कैंसर का इलाज कराने जा रहे हैं है ना, वहाँ पे JNU के लोग पहुँच गए और वहाँ नारे लगा रहे हैं कैंसर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, एम्स की बर्बादी तक जंग रहेगी, रेडिएशन थेरेपी से आज़ादी, कीमो से आज़ादी। इनसे डायलॉग करो, इनको होम्योपैथिक मेडिसिन दो, कैंसर पेशेंट्स को डायलॉग करो, मीठी मीठी बातें करो। जो डॉक्टर इलाज करने जा रहे हैं उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं कि दिस इज ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ कैंसर। आपको समझाया भैया, ह्यूमन बॉडी पहले आई थी, कैंसर उसमें बाद में आया। कश्मीर 5000 साल पुराना है, उसमें ये जो कैंसर था 2 नेशन थ्योरी का, ये 46 में जिन्ना ने डाला। उसके बाद 1990 में दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। 4.5 साल से हिंदुस्तान में क्या नैरेटिव चल रहा है, 5-10 मिस हैपनिंग्स हुई अनफॉर्चुनेटली। इज इंडिया बिकमिंग लिंचिस्तान, इज इंडिया बिकमिंग हिंदू पाकिस्तान। और कश्मीर में जब मॉब जवानों पे पत्थर फेंकने के लिए जाता है तो यही लोग जवानों से पूछते हैं अरे तुम उन पे पैलेट गन क्यों चला रहे हो, वो तुम्हें लिंच करना चाहते हैं, तुम हो जाओ ना, मर क्यों नहीं जाते तुम। उनका तो फंडामेंटल राइट है पत्थर फेंकना, उनसे सवाल थोड़ी कोई पूछेगा। जवानों की फैमिली को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है इस चक्कर में।
वही लोग कश्मीर में मॉब लिंचर्स के सपोर्ट में आ रहे हैं कि ये तो आज़ादी की लड़ाई है, ये तो भटक गए हैं नौजवान, इनको रिलीज करो जेलों से। और इंडिया में बलूचिस्तान, यहां 30 साल से कश्मीर में मिलिटेंसी चल रही है कि यार इन्हें एक और इस्लामिक रिपब्लिक बना रही है, बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज़ादी की लड़ाई है। और इंडिया में हिंदू पाकिस्तान बन रहा है, मतलब कोई सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं है। 5,500 सोल्जर मार चुके हैं मिलिटेंट्स कश्मीर में 30 साल में। पिछले कारगिल में 527 मरे थे। पिछले 30 साल में कश्मीर में 10 कारगिल हो चुके हैं, इतनी कैजुअलिटीज। और आप बोलते हो पीस है? इज दिस हाउ एक्सपेंसिव पीस इज? पीस इज more expensive than war. 16,500 आपकी सिविलियन कैजुअलिटीज हैं, मिलिटेंट्स ने मारे हैं। कोई बात नहीं करता उस लिंचिंग की, कोई नहीं बोलता कि पाकिस्तान बन रहा है। बोलते तो कश्मीरी है, थे तो आज़ादी की लड़ाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि डायलॉग कर लो, प्रशांत भूषण बोले प्लेबिसाइड करके दे दो ना कश्मीर में, तो तब सॉल्व हो जाएगी दिक्कत। These people are negotiating with violence. Their argument is violence. 30 साल से जिन्ना ने वही तो किया 1946 में, जब नहीं माने तो उसने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। आपके पांव उखड़ गए, आपने कर दिया पार्टीशन। सो यू ट्राई टू बाय पीस कि कर लो भाई डिवाइड। 2 महीने में फिर आगे पाकिस्तानी कश्मीर में कि मैं तो कश्मीर भी चाहिए। आपका पीओके चला गया, गिलगिट बल्टिस्तान चला गया। यू लॉस्ट 1/3 ऑफ कश्मीर इन द फर्स्ट वॉर। फिर आपने 1960 में नेहरू ने 80% इंडस वाटर का पानी दे दिया पाकिस्तान को कि इससे शायद मैं पीस बाय कर लूँ। 65 फिर घुस गए पाकिस्तानी आपकी आर्मी और जिहादीज। 71 में आपने 93,000 सोल्जर छोड़े बांग्लादेशी वॉर के बाद, तो एज अ पीस जेस्चर। 99 में आपके वाजपेयी जी गए लाहौर में, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया। मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गए, उसने उरी पठानकोट कर दिया पाकिस्तान में। तो आप कंसेशन देते जाओगे, वो और घाघ होते जाएंगे। आप चलो आज कश्मीर दे दो, तो आपको क्या लगता है यहां फुल स्टॉप हो जाएगा, पीस मिल जाएगी? इसके बाद फिर कोई माल्टा में भटक जाएगा, कोई मल्लापुरम में भटक जाएगा, कोई वेस्ट यूपी में भटक जाएगा, फिर वो दे देना। If the other side is negotiating with violence, you can't keep on conceding territory. there are 50 Islamic republics in the world. एक और क्यों बनानी है? This is the question. Because otherwise तो ये never ending है ना। तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइड से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आखिर हमारा सिपाही मरते रहे, हमारा पैसा खर्च करना पड़े और हमारे गांव के गांव जलाए जाए और वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जाए, तो फिर आखिर लोकमत का रहा? फिर तो आखिर हम बंदूक से ही लेना हो तो लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता है। नहीं, लेकिन हमने एक बात साफ की कि कश्मीर की एक तसु जमीन हम छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ेंगे।